यहाँ पर मैंने आई गेव लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक सिहाय सित्ता एंड देयर ऑथर्स। मैंने ये कहा था कि ये जो टॉपिक है पास पेपर में इससे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हमें नहीं मिलते ओ लेवल और आईजीसीएसई इस्लामियत के, लेकिन टॉपिक अहम जरूरी है। अहम इसलिए है कि एक डर सा रहता है कि चूंकि हमारा जो यूनिट 2 है कंपलसरी पेपर 2 का, उसका कंपलसरी क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, फिर मैंने आपको एक मार्क्स स्कीम बताया इससे रिलेटेड। रेलेवेंट पास पेपर में इससे डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है कि सिहाय सित्ता के बारे में सवाल लिखें या फिर सिहाय सित्ता के जो ऑथर्स हैं उनके बारे में डिटेल में लिखें, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप इस मार्क्स स्कीम को देखेंगे, ये मार्क्स स्कीम है क्वेश्चन कंपाइलेशन ऑफ हदीस के बारे में। कंपाइलेशन ऑफ हदीस का जो सवाल आया था जिसके ऊपर हमने पास पेपर में डिस्कस किया था, कंपाइलेशन ऑफ हदीस ड्यूरिंग द एरा ऑफ सक्सेसर्स तबा ताबीन का जो दौर है, जिसमें सिहाय सित्ता की 6 किताबें लिखी गई हैं और द साइंस ऑफ हदीस डेवलप हुआ है। तो ये जब सवाल आया था तो उसका मार्क्स स्कीम आपके सामने है। इसके अंदर सिहाय सित्ता को टच किया गया है। इसके अंदर सिहाय सित्ता का चूंकि टच है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं हुआ आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं और लिखते हैं। इसलिए ये सिहाय सित्ता के बारे में और इनके ऑथर्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। कंपलसरी क्वेश्चन है। कंपाइलेशन ऑफ हदीस के बारे में अगर आप लिखें इन द ड्यूरिंग द एरा ऑफ तबा ताबीन सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स, और आप सिहाय सित्ता के बारे में लिटिल बिट ना लिखें, जो इन्होंने मार्क्स स्कीम में अच्छी खासी जगह दी हुई है। अगर आप ये पूरा स्क्रीन देखें तो ये सिहाय सित्ता का जो ही के बारे में लिखा हुआ है मार्क्स स्कीम है और कंपाइलेशन ऑफ हदीस के बारे में है। तो एक तो ये है कि हमारा ये वाला पोर्शन इसको कवर करने के लिए सिहाय सित्ता उनके ऑथर्स के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन साथ साथ हमेशा हर एग्जाम के बारे में हमारा ये एक डर होता है और पोटेंशियली ये होता है कि ये सवाल आ सकता है एग्जाम में। फुलर 10 आउट ऑफ 10 का क्वेश्चन इसका बन सकता है, तो हमें इसको तैयार करने की जरूरत है। लिहाजा चलकर इसको देखते हैं कि सिहाय सित्ता कौन कौन सी किताबें हैं और उनकी मेथडोलॉजी क्या है, ऑथर्स कौन कौन है, इन्होंने कितने में से कितनी हदीसें ली और इन किताबों को लिखा, इनका तरीका क्या था, ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, और किसका तरीका सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट था हदीसें अप्लाई करने के लिए। और जो हमने पढ़ा था ना कि एक रावी के अंदर ये सारी कंडीशन पाई जानी जरूरी है, ये इन्होंने इन मुहद्दिसीन ने कैसे अप्लाई किया, सवाल भी आता है। और हम इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर तफसील से इंशाल्लाह जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर स्लाइड के ऊपर मैंने इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि आप YouTube के ऊपर जब जाएंगे इस वीडियो को पोस्ट करके भी अगर आप नोट्स टेकिंग करना चाहें तो आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी आपने तवज्जो देनी है अंडरस्टैंड करने को, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, you don't have to focus on taking notes, rather focus on what I'm saying, what I'm trying to make easy for you. सबसे पहला आपका पैराग्राफ होगा कि सिहाय सित्ता है क्या। तो सिहाय सित्ता मशहूर 6 हदीस की किताबें हैं जिनके बारे में आता है कि कुरान के बाद जो दुनिया में सबसे ज्यादा सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वाली इस्लाम से रिलेटेड अगर कोई किताब मौजूद है तो वो ये 6 हैं, और इनको एक कोई खास तरतीब भी है, ऑर्डर है, ठीक है। इस ऑर्डर को भी हम देख लेंगे। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको सामने नजर आ भी रहा होगा, सही ऑफ बुखारी, मुस्लिम, देन सुनन ऑफ तिरमिजी, सुनन ऑफ अबू दाऊद। अच्छा, ये यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर है ना, सुनन ऑफ तिरमिजी या अबू दाऊद, तो आप इसको पहले भी लिख सकते हैं और सुनन ऑफ अबू दाऊद को भी पहले लिख सकते हैं। इन दोनों को स्कॉलर्स डिफरेंट राय रखते हैं कि तिरमिजी पहले आएगी ये वाली किताब या अबू दाऊद की किताब पहले आएगी, तो आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सुनन ऑफ नसई 5th नंबर पर आएगा और सुनन ऑफ इब्न माजा 6th नंबर पर आएगा, दैट इज कंफर्म, ठीक हो गया। चलें, सिहाय सित्ता क्या है? ये हदीस की 6 मशहूर
حدیث کی کتابیں ہیں جن کو 6 گریٹ اسکالرز نے لکھی ہے, اور آسانی سے نہیں لکھی. ہر بندے کے بارے میں ہم دیکھ لیں گے کہ انہوں نے سفر کیا ہے, ڈفرینٹ سٹیز کا سفر کیا ہے, کوفہ, بصرہ, مدینہ, مکہ, ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگلی یہ سارے جو 6 آتھرز ہیں ان سب کا تعلق ایران سے تھا. ایران کے جو شہر تھا, ازبکستان اور ڈفرینٹ جگہوں کے نام آئیں گے, لیکن وہ اس وقت خراساں ایک باقاعدہ اسٹیٹ تھا مسلم کا, مسلم ٹرائمف ٹیریٹری تھی جو آج ایران کا حصہ ہے, ان سے تعلق رکھتے ہیں. 6 گریٹ اسکالرز آف حدیث all come from modern day ایران, ٹھیک ہے. تو ان سب نے اوتھینٹک احادیث لکھنے کی پوری کوشش کی ہے. انہوں نے ریسرچ کی ہے. ریسرچ کیسے کی ہے؟ سفر کیا ہے باقاعدہ. یہ نہیں ہے کہ بھائی اس سے پہلے کچھ جن لوگوں نے, تابعین نے یا صحابہ کے کلیکشن ان کے پاس تھے, ان سے ہی حدیثیں لے کے لکھ لی, ایسا نہیں ہے. حدیثیں سیکھنے کے لیے انہوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر کافی دنوں تک سفر کرتے رہے. ایک حدیث سنا کہ بھائی ایک حدیث ہے ان کے پاس, ان کو سننے کے لیے سفر کیا. سب سے پہلے ابھی ہم 6 آتھرز کی لٹل بٹ بایوگرافی پڑھ لیتے ہیں. اگر سوال آتا ہے کہ 6 آتھرز کے بارے میں لکھے تو ہم یہ بھی لکھ سکیں, یہ سوال بھی جواب بھی ہمارے پاس ہو. 6 اوتھینٹک بکس کے بارے میں آئے تو بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہو, اور تو تب بھی ہم نے ان کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہی ہوگا. تو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ, ان کا پورا نام جیسا کہ محمد ابن اسماعیل البخاری ہے, اور ازبکستان میں ان کی جو ہے وہ پیدائش تھی, خراسان سے تعلق تھا, آج یہ ایران کا حصہ ہے. ان کی مشہور کتاب ہے بخاری. یہ بہت مشہور حدیث اسکالرز ہیں, اسکالرز میں سے ایک ہیں. 16 سال تک انہوں نے سفر کیا, 16 سال تک انہوں نے سفر کیا. 6 لاکھ حدیثیں, اوتھینٹک حدیثیں جمع کی, اور اس میں بھی ان کا ایک سخت کرائٹیریا تھا حدیثیں لکھنے کا. اپنی ان کا ایک مقصد بن گیا تھا کہ ایک ایسی حدیث کی کتاب لکھنی ہے کہ جس میں ذرا برابر بھی شک نہ ہو کہ یہ راوی, یہ نیریٹر جنہوں نے حدیث پہنچائی چین کے اندر موجود ہے, اس کے بارے میں ذرا برابر بھی شک ہو کہ ان کا حافظہ کمزور تھا یا وہ انہوں نے حدیث بنائی ہوگی. تو 6 لاکھ حدیثیں لکھنے کے بعد 7,397 حدیثیں انہوں نے لکھی ہے. لیکن مارکس اسکیم والا کہتا ہے کہ بھائی آپ کو 97 اور 23 اور 24 والا نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لکھا کریں 7,300. تو 7,300 حدیثیں بخاری رحمہ اللہ نے اس میں لکھ دی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو لکھی ہے. اچھا, امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثیں لکھنے کا جو کرائٹیریا رکھا تھا بہت سٹرکٹ کرائٹیریا تھا, جو آگے جا کے ہم اس کو دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. امام مسلم رحمہ اللہ, ان کا نام تھا مسلم بن الحجاج. یہ نام سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے یہ نک نیم ہے. عرف ہوتا ہے نا اپنے بیٹے کی نسبت کر کے اپنا ایک نام بناتے, عربوں کا یہ عرب لوگ یہ کرتے تھے. تو اصل نام ہے مسلم ابن الحجاج, اور چونکہ مسلم نام ہے تو امام مسلم کہہ دیا یا صحیح و مسلم کہہ دیا ان کے نام سے. یہ نیشاپور ایک ایران کا حصہ تھا, آج کل کے ایران کا حصہ ہے. پہلے خراسان تھا ایران کا نام, اب ایران نام ہے. تو یہ بھی ایران سے تعلق رکھتے تھے, اور صحیح مسلم ان کی جو ہے وہ کتاب ہے. انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے. امام بخاری نے 16 سال سفر کیا ڈفرینٹ شہروں میں جا کے. ان شہروں کے نام بھی میں نے آگے سلائیڈز میں لکھے ہیں جو آپ لکھ سکتے ہو, اور آپ کو لکھنا چاہیے آپ کے اگر اسپیسیفک کویسچن آ گیا صحاح ستہ کے بارے میں. انہوں نے 20 سال سفر کیا, 20 سال سفر کیا. انہوں نے 6 لاکھ احادیث جمع کی. پہلے انہوں نے 3 لاکھ احادیث جمع کی. 3 لاکھ میں سے انہوں نے ان کا اپنا کرائٹیریا تھا, یہ حدیثوں کے اسناد کو دیکھتے تھے, کمپیئر کرتے تھے, جو زیادہ مناسب لگتا تھا اپنے کرائٹیریا کے حساب سے. کرائٹیریا کیا تھا آگے پڑھ رہے ہیں ہم, تو اپنے کرائٹیریا کے حساب سے ان کو 4,000 حدیثیں مناسب لگی. امام مسلم نے صحیح آف مسلم میں 4,000 احادیثیں لکھی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے حدیثوں کو جب چیپٹر وائز کیا ہے نا, چیپٹرائزیشن کی ہے, وہ بہت آسان لکھا ہے. جیسے لکھ دیا کہ دا بک آف پریئر, دا بک آف زکات وغیرہ, اس طرح آسان کیا ہے. امام بخاری چونکہ حدیث کو دیکھتے اس میں سے مسئلہ خود نکالتے تھے, بہت بڑے اسکالر تھے, مسئلہ خود نکالنے کی صلاحیت رکھتے تھے, ایک مجتہد انسان تھے. تو وہ اپنے کتاب میں جب ایک چیپٹر کا نام لکھتے تو وہ یہ نہیں لکھتے کہ
चैप्टर ऑफ प्रेयर वगैरह, बल्कि वो बाकायदा उस मसले को जो हुक्म निकालते थे ना कि ये इस मसले का हुक्म ये है, जैसे जनाजे की जो नमाज है वो फर्ज किफाया है, तो वो उस बोल देते कि भाई इस चैप्टर का नाम ये है कि जनाजे की नमाज फर्ज किफाया है। उसके नीचे फिर फर्ज किफाया जनाजे की नमाज के बारे में जो हदीसें थी उसको लिख देते थे। इस पॉइंट को ना लिखे कोई बात नहीं है, लेकिन आपके ज़हन में अगर आते कि ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, तो इसलिए बता रहा था कि इन्होंने 4,000 हदीसें लिखी है, उन्होंने 7,300 हदीसें लिखी है। फिर आते हैं इमाम अत-तिरमिजी। इनका नाम क्या है भाई? मोहम्मद बिन ईसा। इनके जो शुरू में नाम लिखा हुआ है वो उनका निक नेम है, मोहम्मद बिन ईसा अत-तिरमिजी, क्योंकि तिरमिज एक जगह का नाम है, उससे ताल्लुक रखते थे, तो उनका नाम पड़ गया तिरमिजी। और इतना मशहूर हो गया कि किताब का नाम ही तिरमिजी पड़ गया, कि सहीह ऑफ तिरमिजी या अल जामे लित तिरमिजी। ठीक है, ये सही, इनको सही भी बोलते हैं, सुनन भी कहते नहीं, सुनन भी कहते हैं और जामे भी। बहरहाल ये जो स्कॉलर है, फर्स्ट ऐसे स्कॉलर है जिन्होंने हदीस की किताब लिखी, और उनको लीगल इश्यूज के ऊपर जो है वो चैप्टराइजेशन के नाम जो है फिका और इस्लामिक लॉ के हिसाब से रखा। मैंने आपसे कहा था ना कि हर स्कॉलर ने, इन 6 स्कॉलर ने ट्रेवल किया है, क्योंकि उस जमाने में ट्रेवल करना पड़ता था। आज आप डिग्री हासिल करने के लिए अब्रॉड जाते हैं, तो ये उसकी एक मॉडर्न शक्ल है। जो आप अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए चाइना जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, तो ये एक मॉडर्न शक्ल है। पहले जमाने में भी इस तरह सफर होता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि हदीसें आपको अपने होम टाउन में मिल रही है और आप सफर कर रहे हैं, बल्कि नीड होती थी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हदीस पढ़ने के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है यहाँ बैठा हुआ है मेरे होमलैंड में, 3-4 नरेशन के बाद हदीस आप अलैहिस्सलाम तक पहुंच रही है, और मुझे ये भी पता चला कि यार बहुत पुराने शख्स हैं हदीस बयान करने वाले, उनका जो चेन है आप अलैहिस्सलाम से जल्दी मिल जाता है। एक शॉर्ट चेन इसनाद बन रही है, और शॉर्ट इसनाद वाली हदीस स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो उसके लिए सफर कर लेते थे। और समटाइम्स तो हदीस नहीं होती थी जो यहां पर नहीं थी, वो जो दूर वाले मुहद्दिस है वो बयान करते थे, तो उनसे हदीस लेने के लिए सफर करते थे। इन्होंने भी सफर किया, काफी सालों तक सफर किया, और हदीसें इन्होंने अपनी लिखी, लेकिन इनका जो अंदाज है वो बहुत बहुत खूबसूरत और डिफरेंट है। क्यों भाई? देखें, हदीस लिखते हैं और हर हदीस के बारे में कैटेगराइजेशन करते हैं। 4 किस्में ना हदीस की, सही, हसन और ज़ईफ और मौजू, वीक एंड फैब्रिकेटेड। ये वो शख्स हैं जिन्होंने पहली मर्तबा हदीस की किताब लिखी, हर हदीस को ग्रेडेशन दी है। हदीस के बारे में लिखा है भाई ये हदीस सही है, ये हदीस हसन है, ये हदीस ज़ईफ है, या ये हदीस जो है इसकी वजह से मौजू है, वगैरह वगैरह। तो ये इनका एक मखसूस अंदाज था जो इन्होंने बताया, और साथ साथ वो हदीस में एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। सिर्फ हदीसें नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी है। इमाम मुस्लिम वाली हदीस के अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक्सप्लेन भी करते हैं मसाइल को। ठीक है, तो बाकायदा इनका अलग से एक स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है अगर वो कोई फॉलो करना चाहता है। ये है इमाम तिरमिजी रहीमहुल्लाह। आगे इमाम अबू दाऊद रहीमहुल्लाह, ये जो है इनका नाम है सुलेमान इब्न अल अशअस। इनका भी ताल्लुक जो था वो सिजिस्तान से था, आज का ईरान इसका हिस्सा था। ये भी हदीस के भी स्कॉलर थे, फिका के भी स्कॉलर थे, मतलब इस्लामिक लॉ के भी स्कॉलर थे। इन्होंने भी अच्छा खासा सफर किया, सफर वाला पॉइंट हम सबके बारे में लिखेंगे। और बड़े बड़े जो स्कॉलर थे उनसे पढ़ा है। इनके बारे में आता है कि ये भी इमाम बुखारी रहीमुल्लाह के शागिर्द हैं। इनकी हदीस की जो किताब है उनका ताल्लुक भी लाइक इस्लामिक लॉ और शरिया है, उसी हिसाब से वो चैप्टराइजेशन भी करते हैं। इन्होंने भी सही किताब हदीसें भी लिखी है, हसन भी, और वीक हदीसें भी लिखी है। यहाँ इनका जो अंदाज है, एक पॉइंट ऐसा है जो यूनिक है, जो पहले वाले लोगों के बारे में नहीं था। इन्होंने वीक हदीसें जानबूझ के लिखी है, और ये आपका पार्ट बी बनता है। आपसे एग्जामिनर पार्ट बी समटाइम्स ऐसा आता है कि बताते हैं कि भाई वीक हदीसें लिखने की क्या जरूरत थी, मतलब लिखते ही ना। तो भाई इन्होंने हदीसें वीक लिखी और उसकी वीकनेस बताई, सिखाने के लिए, आने वाले लोगों को, स्टूडेंट को सिखाने के लिए कि आप हदीस को, अगर वीक हदीस को पहचानेंगे तो ये तरीका है, वीकनेस
فائنڈ آؤٹ کرنے کا, اور امت کے لیے ویک حدیثیں جمع کرنے کا بھی ایک ذریعہ تھا. کیونکہ دیکھو ویک حدیث اگر کسی عمل کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو بتاتا ہے نا, تو اسکالر کہتے ہیں کہ ایسی حدیث کو ہم مان لیں گے. اگر حلال حرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ویک حدیث کو نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ویک حدیث ہمیں میرٹس اور ڈی میرٹس بتاتا ہے کہ اس میں اتنا ثواب ہے, اس میں اتنا ثواب ہے, تو اس میں اسکالرس کہتے ہیں کہ اس حدیث ایسے حدیثوں کو ہم لے لیتے ہیں. بہرحال ایک فائدہ تو یہ تھا کہ امت ویک حدیثوں کو پہچانے اور اس کے بجائے اوتھینٹک صحیح حدیثوں کے اوپر عمل کرے. تو ان کا یہ خاص کرائٹیریا تھا کہ انہوں نے ویک حدیثیں لکھی اور باقاعدہ ویک حدیثوں کو ڈسکس کیا, ان کے ویکنس کو بھی شو کیا. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ کی طرف. ان کا نام ہے احمد بن شعیب اصل نام, اور نسائی کے نام سے مشہور ہو گئے کیونکہ ان کا تعلق تھا نسا سے. ایک جگہ تھا اس کا نام تھا نسا, اور لکھا ہوا آتا ہے ناسا, ٹھیک ہے, جو ایک سائنٹیفک سینٹر ہے امریکہ میں. وہ لیکن نسا سے تعلق تھا, تو جہاں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے تو عرب میں اس کے ساتھ یا لگا کے مشہور ہو جاتا ہے. نسائی ترمز سے تعلق تھا, ترمزی بن گیا. امام بخاری کا بخارا سے تعلق تھا, بخارا ازبکستان کی جگہ میں جگہ کا نام ہے, تو بخارا سے بخاری بن گیا. اس طرح سے ہوتا ہے. بہرحال امام نسائی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے سنن آف نسائی لکھی ہے, اور بڑے کرٹیکل انسان تھے. انہوں نے بھی حدیثیں لکھی اور انہوں نے ویک حدیث ایک بھی نہیں لی اپنے حدیث کی کتاب میں, اس اپنی کتاب میں. اور اس حدیث کی کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ بخاری کے بعد امام مسلم کی جو صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے وہ موسٹ اوتھینٹک ہے, اور اس کے بعد جو موسٹ اوتھینٹک حدیث کی کتاب ہے وہ امام نسائی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا درجہ اسکالرز نے حدیث کی تعداد وغیرہ کے حوالے سے 5th نمبر رکھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہے 6 اوتھینٹک بکس کے اندر آتا ہے. ان کا جو یہ جو بڑے مشہور ہیں وہ بھی ان کی اسٹرکٹ کرائٹیریا کی وجہ سے مشہور ہے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اوتھینٹک حدیثیں لکھی ہے اور اسی دور میں لکھی جس دور میں یہ کتابیں لکھی گئی, اور اسکالرز نے ان سے بھی بڑا استفادہ لیا, تو جب حدیث کی 6 کتابیں مشہور ہوئی تو وہ یہی مشہور ہوئی. تو یہ امام نسائی رحمہ اللہ کے بارے میں لٹل بٹ ان کی بایوگرافی ہے. اب آتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ. ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے, نام ہے محمد بن یزید القرضوینی, لیکن ابن ماجہ رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے ان کی حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ. ان کی جو حدیث کی کتاب ہے ان کا مقصد تھا ایسی حدیثیں لکھنا, سفر کر کر کے وہ حدیثیں جمع کی انہوں نے جو اس سے پہلے 5 حدیث کی کتابوں میں حدیثیں نہیں تھی. لیکن وہ جو کرائٹیریا تھا نا امام بخاری کا, امام مسلم کا یا امام نسائی کا, اوتھینٹک کرائٹیریا کہ یہ بھائی یہ حدیث کی کتابوں کا کرائٹیریا حدیث سے لیکن ایکسیپٹ کرنے کا, وہ ان حدیثوں کے اوپر فٹ آتا تھا. لیکن یہ حدیثیں انہوں نے نہیں لکھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں ہمیں لکھنی چاہیے کیونکہ حدیث امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے بھائی 4300 احادیث لکھی ہے. البتہ انہوں نے جو ہے وہ صحیح حسن کے ساتھ ساتھ کچھ ضعیف ویک حدیثیں بھی لکھی ہے, لیکن بتا بھی دیا ہے کہ بھائی یہ حدیثیں ویک ہے. اگین ویک حدیثیں لکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں پتا ہو بھائی کہ ویک حدیثیں ہیں, اور اس کے بجائے ہم اگر اوتھینٹک حدیث ہے ہم اوتھینٹک کی طرف جائیں. اور اگر ایک ویک حدیث دوسری ویک حدیث بھی ہے, مطلب 2 ویک حدیثیں ہیں لیکن کانٹینٹ سیم ہے, یا پھر جو اس میں انفارمیشن آ رہی ہے وہ سیم ہے, تو ایک ویک حدیث دوسرے کو اسٹرینگتن کرتی ہے, اسٹرونگ بناتی ہے, اور اس کی ڈگری پھر ویک سے چلی جاتی ہے حسن میں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر 2 یا 2 سے زیادہ ویک حدیثیں آتی ہیں ہمارے پاس, لیکن اس کا جو تھیم ہے, کانٹینٹ ہے, انفارمیشن ہے وہ صحیح سیم ہے, ٹھیک ہے, الفاظ چینج ہے, اسناد چینج ہے, ویکنس کسی اور وجہ سے آئی ہے, کانٹینٹ سیم آ رہا ہے, تو اس کی ڈگری حسن میں چلی جاتی ہے. اور حسن حدیث اور صحیح حدیثیں صحیح ہوتی ہے اور اس سے انفارمیشن لی جاتی ہے. تو بھائی یہ ہے little bit biography of 6 authors of the most authentic books. اب بہت سارے جو ہمارا جو علم ہے 6 authentic books کے بارے میں وہ ہمارا کلیئر ہو گیا ہوگا. Let's have a look on the 6 authentic books.
भाई हदीसें लिखते कैसे थे? सबसे पहली बात, एक क्राइटेरिया क्या था, इसको देख लेते हैं, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। नंबर वन, भाई उनका एक मकसद होता था कि हमने हदीसें लिखनी है और सही हदीसें लिखनी है, सबसे पहली बात। फिर सफर करना शुरू हो गया, लाइक जहां जहां मशहूर जगहों में, यहां पर अगर आप ऊपर टॉप पे देखें तो मैंने ये मेजर सिटीज दे विजिटेड लिखा हुआ है मैंने, ये वो एरियाज है जहां पर स्कॉलर्स हदीसें बयान करते थे। मक्का, मदीना, कूफा, बसरा, बगदाद, दमास्कस, इजिप्ट, उस वक्त उसका नाम फुस्ताद था, यमन, निशापुर, बुखारा, खुरासान, ये सारे तकरीबन ईरान के हिस्से हैं, सिवाय फुस्ताद इजिप्ट के, और सीरिया, दमास्कस, दमास्कस सीरिया, बगदाद वगैरह। इसके अलावा और बसरा, ये शाम के इलाके हैं, मिस्र के इलाके हैं, और तकरीबन सारे ईरान के डिफरेंट सिटीज हैं। यहां पर इन्होंने विजिट किया, मशहूर हदीस स्कॉलर से हदीस से सीखी, ठीक है। फिर मेमोराइजेशन, मेमोराइज करते थे, रिकॉर्ड करते जाते थे। चौथा, पांचवा तरीका, नरेटर्स को इन्वेस्टिगेट करते थे। हर बंदा हदीसें नहीं लिखते थे। ये जो 6 ऑथर्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्मुल हदीस में, इल्मुल रिवाया, इल्मुल दिराया में माहिर थे। ये खुद इन्होंने इल्म, जो इल्मुल हदीस बनी है ना, इसके दौर में इल्मुल हदीस तो कहते थे, लेकिन ऐसे डेवलप नहीं था, बाद में जाके डेवलप हुआ, लेकिन मेनली जो कंट्रीब्यूशन था वो इनका था। तो ये खुद इस लेवल में डिग्री में थे कि इन्वेस्टिगेट करते थे नैरेटर्स को। तो इनके जो कंडीशंस थे, जो हम इल्म रिवाया, इल्म दिराया में लिखते, ये वही इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया है जो ये लोग खुद अप्लाई करते थे। तो ये इन्वेस्टिगेट करते थे, फिर कंपेयर करते थे, हदीसों को वेरीफाई करते थे। जैसे हमने कहा कि इमाम मुस्लिम कंपेयर करते थे, उनका अपना क्राइटेरिया होता था, उसके हिसाब से हदीसें लिखते थे। फिर या हदीस को एक्सेप्ट करते थे या रिजेक्ट कर देते थे, और फिर जो है अपने मुल्क आते थे, और इस तरह हदीस की किताबों के ऊपर काम शुरू हो जाता था। हमारे पास सिर्फ जो है वो 10 मिनट रहते हैं, इसको मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं जो बाकायदा फॉलो करते थे, ये आपके काम आ सकता है कंपाइलेशन ऑफ हदीस के अंदर भी, और सिहाह सित्ता के ऊपर भी आप इसके ऊपर ये लिख सकते हैं कि ये स्टेप आप फॉलो कर लें। इमाम बुखारी बुखारी रहीमुल्लाह की जो किताब है सही और बुखारी, उसके ऊपर हमने पढ़ लिया कि कितने में से क्या हदीसें थी वगैरह वगैरह। तो वो इंफॉर्मेशन आप सही 6 ऑथेंटिक बुक्स हो या 6 ऑथर्स हो, इंफॉर्मेशन दोनों किस्म की क्वेश्चन को कवर करते हैं। इन दोनों को कंपैरेटिवली जरा देख लें कि भाई दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। देखो, नंबर वन, कंटिन्यूअस चेन, इत्तिसालुस सनद, ये तो जरूरी होता है, आपको पता है हदीस के सही होने के लिए जरूरी है कि चेन पूरा कंटिन्यूअस हो, नरेटर से लेकर आप अलैहिस्सलाम तक दरमियान में कोई कट ना हो, सब मौजूद हो। ये दोनों की कंडीशन थी। नंबर टू, एक्चुअल मीटिंग, लिक़ा अरबी में कहते हैं मीटिंग को। एक्चुअल मीटिंग में इमाम बुखारी की कंडीशन स्ट्रॉन्ग क्या थी पता है? ये इमाम बुखारी का जो क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हो जाता है, इमाम मुस्लिम के क्राइटेरिया से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट, जिसकी वजह से इनकी किताब को फर्स्ट प्लेस मिला है, वो ये था कि ये कहते थे कि भाई एरा, जमाना सेम होना सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि बाकायदा मुझे ये एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए कि ये स्टूडेंट अपने शागिर्द से बाकायदा मिला था, इसका प्रूफ भी चाहिए। लेकिन इमाम मुस्लिम रहीमहुल्लाह कहते हैं कि जमाना सेम हो और उम्मीद हो कि हाँ ये दोनों मिले होंगे या मिले हैं, प्रूफ नहीं चाहिए, बस मिले होंगे क्योंकि दोनों सेम जमाने के, और हर स्कॉलर तकरीबन इन ही सिटीज में जाके पढ़ा करता था, ठीक है। तो मुलाकात हुई है, इस बात का भी मैं प्रूफ दूं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इमाम बुखारी कहते हैं कि ये भी जरूरी है, मुझे ये भी प्रूफ दो कि मुलाकात भी हुई है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो उनकी कंडीशन से भी ज्यादा सख्त है। तीसरी बात, एक्सेलेंट कैरेक्टर, आदाला, कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, नेक इंसान है, झूठा नहीं है, मामलात में फेयर है, कभी धोखा नहीं दिया किसी को, और नेक इंसान है भाई, इसके ऊपर प्रूफ मौजूद है, लोग इस बात के गवाह हैं कि झूठा नहीं है। ऐसे लोग बिल्कुल आप अपने आसपास में देखेंगे, आपकी अगर किसी से मुलाकात होती है तो पता चल जाता है भाई ये बंदा झूठा नहीं है, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलेगा, नेक लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये अदाला, एक्सेलेंट कैरेक्टर, इनका भी जरूरी है, इमाम मुस्लिम का भी जरूरी है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, जब्त,
स्ट्रॉन्ग मेमोरी यहां भी जरूरी है, इमाम मुस्लिम की भी कंडीशन है, और ये तो वैसे भी आपको पता है सबकी कंडीशन है। हदीस के सही होने के लिए जरूरी है कि जब मतलब द क्वालिटी ऑफ मेमोराइजेशन ऐसी हो कि वो चीजें भूलता ना हो। ठीक है, ये सारी बातें कहां पता चलेगी? अस्माउर रिजाल की किताबों से। अस्माउर रिजाल की किताबें कहां से आई? इन लोगों ने जब सफर किया, इंफॉर्मेशन गैदर की, तो इन ही की कंट्रीब्यूशन और मेहनत से जब इंफॉर्मेशन बाद के स्कॉलर ने लिखी, तो इन ही की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अस्माउर रिजाल की किताबें लिखी। लेकिन इंफॉर्मेशन इन लोगों ने गैदर की थी। पता चला कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, ठीक है, इनकी भी कंडीशन उनकी भी कंडीशन। नो हिडन डिफेक्ट्स अल्लाह, ये कंडीशन इमाम बुखारी की भी है और तकरीबन सबकी है। ये जो कंडीशंस हैं हदीस के सही होने के लिए, वो ये है कि भाई आपको ये शक ना हो कि यार इस बंदे की पर्सनालिटी छुपी हुई है, मुझे पता नहीं है कि ये बंदा झूठा है या नहीं है, चीजें डीलिंग्स में फेयर है, मुझे नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता वाला नरेटर है, तो भाई ये वाली हदीस मैंने बुखारी में नहीं लिखनी या इमाम मुस्लिम नहीं लिखेंगे। हिडन डिफेक्ट्स का मतलब ये है कि इस बंदे के कैरेक्टर के बारे में यार ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो मैंने हदीस भी नहीं लिखनी। तो ये है नो हिडन डिफेक्ट्स, और ये हदीस के सही होने के लिए जरूरी है। नो कंट्रोडिक्शन। नो कंट्रोडिक्शन का मतलब होता है, अरबी में इसको कहते हैं शुजूज। आप शुजूज का बस लिखेंगे तो एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज शो होगा, लेकिन नो कंट्रोडिक्शन इनकी भी कंडीशन है, उनकी भी है, बाकी लोगों की भी है। हदीस के सही होने के लिए ये कंडीशन है कि कुरान के खिलाफ ना हो या दूसरी मशहूर हदीस के खिलाफ टेक्स्ट ना जाए। अगर जाएगा तो इसका मतलब है कंट्रोडिक्शन हो रही है, और इसको अरबी में कहते हैं शुजूज। ये होगा तो हदीस सही नहीं है। हदीस सही क्या, हसन भी नहीं है, वो वीक भी नहीं होगा, बल्कि अगर किसी हलाल हराम वाले कॉन्सेप्ट को हलाल को हराम कर रहा है, हराम को हलाल करने वाला टेक्स्ट है, तो ये तो भाई पूरा ही गलत है, वो तो फैब्रिकेटेड है पूरा। अब अबू दाऊद, तिरमिजी और नसई और इब्ने माजा, ये भी हमने तकरीबन कवर कर लिया है। इनकी जो बायोग्राफी है उसके अंदर जो हमने डिस्कशन की, आप यहां से फिर नोट्स टेक कर सकते हैं। कुछ यही इंफॉर्मेशन थी कि इनकी किताबों में और उनकी किताबों में क्या फर्क था। उनकी किताबें जो है वो टोटली सही हदीसें हैं, एक हदीस भी ज़ईफ नहीं है। लेकिन इन लोगों की जो किताबें हैं, सिवाय इमाम नसई रहमुल्लाह की किताब के, इनकी हदीसें बहुत ज्यादा नहीं है। बस इनकी किताबों में वीक भी है, हसन भी है, और फेब्रिकेटेड तो नहीं है। वीक हदीसें हैं इनके अंदर, और वीक हदीसें होने की वजह से इनकी जो डिग्री है वो थोड़ी सी नीचे आ गई। और लेकिन इसकी वजह से इनको सही ऑथेंटिक बुक्स के अंदर शामिल वैसे किया गया, हटाया नहीं, क्योंकि इनका भी मेन फोकस ऑथेंटिक है। और वीक हदीसें लिखने की वजह वही है जो आपका पार्ट बी बनता है, कि भाई वीक हदीसों की वीकनेसेस पता चल जाए, वीकनेसेस पहचानने का तरीका भी आ जाए, और उम्मत को वीक हदीसें भी पता हो कि भाई जहां पर मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात है फिर तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हलाल हराम की बात है तो हम नहीं लेंगे। ठीक हो गया? बस यही हमारी लास्ट जो है वो स्लाइड थी, और उम्मीद है कि आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हासिल हो गई होगी। आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर लिखेंगे तो आपका फुलर अकाउंट बन गया। अगर फुल अकाउंट इसके ऊपर नहीं आता एग्जाम में, नो वरीज, कंपाइलेशन ऑफ कुरान ड्यूरिंग द एरा ऑफ सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर, तब ताबीन के दौर का जो कंपाइलेशन आएगा, उसमें आप इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन लिखेंगे थोड़ा सा कंसाइज तरीके से, वो आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। जजाकुमुल्लाह खैरा फॉर योर टाइम, और कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। सी यू।